जय हिंद। स्वागत है आपका अपने चैनल द इंजीनियर्स वीपी पर। एसएससी जेई नॉन टेक्निकल पीवाई की सीरीज स्टार्ट किए थे। इस वीडियो में देखेंगे 5 जून 2000 जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आया था उसका सेकेंड पार्ट नंबर 1 ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर दिया गया है, आप लोग विजिट करके देख सकते हैं। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर ज़रूर करें, इससे मोटिवेशन मिलता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हम लोग देखेंगे 26 से, क्योंकि 25 तक फर्स्ट वीडियो में करा दिया गया है आप लोगों को। इसमें जो करंट अफेयर्स था 2024 और 25 का, उसे मैं चेंज करके 2025 का करंट अफेयर्स ले लिया हूँ, और बाकी जो सेम क्वेश्चन पीवाईक्यू ही हैं। शतरंज का खेल में ऊँटों बिशॉप्स की कुल संख्या होती है, आपको बताना है। इन चेसेस दी टोटल नंबर ऑफ बिशॉप इज 1, 2, 3 या 4। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 4 होती है। तो शतरंज में प्रत्येक खिलाड़ी के पास जो ऊँटों की संख्या होती है 2 होती है, एक सफ़ेद खाने के चलने के लिए तथा जो दूसरा है वो काले रंग का जो खाना होता है उस पर। चूँकि खिलाड़ी जो होते हैं कि चेस में 2 होते हैं, तो कुल ऊँटों की जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत होगा। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री का नाम बताएं, जिनकी प्रतिमा का अनावरण अभी कोयम्बटूर में केंद्रीय कपड़ा मंत्री के द्वारा किया गया था। नेम द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया whose statue was unveiled in Coimbatore by the Union Textile Minister. R.K. Shanmugam C.D. देशमुख, T.T. कृष्णामाचारी या 4 है सचिंद्र चौधरी। तो राइट आंसर हो जाएगा एक R.K. शनमुगम जी। ये जो हैं स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। R.K. शनमुगम ये स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे, जिन्होंने 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया। हाल ही में कोयम्बटूर में उनकी प्रतिमा का अनावरण केंद्रीय कपड़ा मंत्री के द्वारा किया गया। वे तमिलनाडु के एक प्रमुख अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ थे, जिन्होंने भारत के प्रारंभिक आर्थिक नीतियों के निर्माण में अहम योगदान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जनवरी 2025 में संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को किसके संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? इन जनवरी 2025 द यूएन डिक्लेयर्ड 2025 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ द प्रिजर्वेशन ऑफ वाट? जैव विविधता, ग्लेशियर, समुद्री जीव या वन संरक्षण? तो राइट आंसर हो जाएगा ग्लेशियर के लिए। डिटेल देख लेते हैं थोड़ा सा। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने 2025 को अंतर्राष्ट्रीय हिमनद संरक्षण वर्ष इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन घोषित किया। इसका जो उद्देश्य है ग्लेशियरों के पिघलने, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और मीठे पानी की आपूर्ति पर खतरे के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। ग्लेशियर यदि पिघलने से क्या होता है, समुद्र का जल स्तर बढ़ता है और लाखों लोगों की जल आपूर्ति प्रभावित होती है, विशेषकर पर्वतीय रीजन है वहाँ का। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु संक्रमण यानी मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन प्राइमरली अफेक्ट द लंग्स? हर्पीज करता है, या ट्यूबरकुलोसिस, या मेनिंजाइटिस, या इन्फ्लुएंजा? तो राइट आंसर हो जाएगा ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन नंबर 2। टीबी माइकोबैक्टीरियल ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया होता है, इससे होता है, जो मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करता है, लेकिन हड्डी हुआ, मस्तिष्क हुआ, गुर्दे जैसे अंगों में भी यह फैल सकता है। लक्षणों में देख लेते हैं तो 3 हफ्ते से अधिक खांसी आना, खून वाली खांसी, या वजन का घटना, या रात में पसीने का आना ये मुख्य लक्षण है। एक यह वायुजनित रोग है, जो संक्रामित व्यक्ति के
खांसी या छींक से फैल सकता है। स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था, आपको बताना है कब हुआ था। वीएन वाज स्वामी विवेकानंद वार्न 12 जनवरी 1863 को, या 12 जनवरी 1866 को, या 12 जनवरी 1853 को, या 12 फरवरी 1859 को। तो राइट आंसर हो जाएगा 12 जनवरी 1863 को, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। स्वामी विवेकानंद का जो जन्म होता है 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में। उनका जो असली नाम था या बचपन का नाम कह सकते हैं नरेंद्र नाथ दत्त था। उन्होंने 1893 में शिकागो विश्व धर्म महासभा में जो है अपने भाषण से भारत को जो है गौरवान्वित किया। उनके जन्मदिन को जो है भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो कब मनाया जाता है, तो 12 जनवरी को मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद की जन्म दिवस पर। जनवरी 2025 में भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में कौन सी ऐतिहासिक कदम उठाया? विच हिस्टोरिक स्टेप डिड इंडिया टेक इन द स्पेस सेक्टर इन जनवरी 2025? चंद्रयान 4 मिशन की लॉन्चिंग या स्पारडेक्स मिशन के माध्यम से अंतरिक्ष में डॉकिंग तकनीकी का प्रदर्शन, या थर्ड है मंगलयान 2 का प्रक्षेपण, या गगनयान मिशन का पहला मानव युक्त उड़ान। तो जनवरी 2025 में भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में इस पर जो डेक्स मिशन है इसके माध्यम से अंतरिक्ष में डॉकिंग तकनीकी का प्रदर्शन किया। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। जनवरी 2025 में इसरो ने इस स्पारडेक्स स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन के जरिए जो है भारत की पहली अंतरिक्ष जो डॉकिंग तकनीक है इसका सफल परीक्षण किया। डॉकिंग तकनीक का मतलब है कि अंतरिक्ष में 2 स्पेसक्राफ्ट को सुरक्षित रूप से आपस में जोड़ना, जो मानव युक्त उड़ान, अंतरिक्ष स्टेशन हुआ और लंबी अवधि के लिए जरूरी होती हैं। यह कदम भारत को भविष्य में गगनयान हुआ और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन परियोजनाओं के लिए तकनीकी रूप से सक्षम बनाता है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को भारत में उनकी जो है प्रतिशत शहरी आबादी के साथ सुमेलित करना है। फर्स्ट है केरल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश। तो सबसे अधिक जो शहरी आबादी है वो तमिलनाडु में है, तो तमिलनाडु में सर्वाधिक है। उसके बाद केरल है, तो 40 इसमें है। तो ऑप्शन नंबर 47 40, तो तमिलनाडु का 4 हो जाएगा क्योंकि इसमें जो है डी यानी 48.45% है। तो 3 का डी हो जाएगा, 3 का डी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। फर्स्ट का बी हो जाएगा, फर्स्ट का जो बी होगा यानी केरल का हो जाएगा 47.72%, और मध्य प्रदेश का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 27.63, और जो सबसे कम शहरी आबादी इसमें है वो है हिमाचल प्रदेश 10.04%। तो केरल का जो हो जाएगा 47.72%, मध्य प्रदेश का 27.63%, तमिलनाडु का 48.45% और हिमाचल प्रदेश 10.04% के साथ शहरी आबादी हैं इनके। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के उपाय प्रदान करता है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड रेमेडीज फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट? आर्टिकल 32, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 या आर्टिकल 14? तो राइट आंसर हो जाएगा जो अनुच्छेद 32 है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन इन्फोर्समेंट के लिए प्रदान या उपाय प्रदान करता है। इसे जो है संविधान का हृदय और आत्मा यानी हार्ट एंड साउल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। यह जो है नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया। इस अनुच्छेद के अंतर्गत यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का जो है उल्लंघन होता है तो वह सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट जो है इस मामले में जो है रिट जारी कर सकता है, जैसे कि हेबियस कॉर्पस हुआ, मैंडेमस हुआ, प्रोहिबिशन हुआ, क्यों वारंटो हुआ और सार्टियोरी हुआ। अनुच्छेद 32 को न्यायिक पुनरीक्षण यानी जुडिशियली रिव्यू के आधार पर भी जाना जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इसी प्रकार जो अनुच्छेद 226 है यह हाई कोर्ट को मौलिक अधिकारों और अन्य अधिकारों के प्रवर्तन हेतु रिट जारी करने की शक्ति है।
अनुच्छेद जो 19 है यह कुछ मौलिक स्वतंत्रताओं जैसे कि वाक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और आवागमन की स्वतंत्रता आदि से संबंधित है। जो अनुच्छेद 29 है यह अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा से संबंधित है। और अनुच्छेद जो 14 है यह समानता के अधिकार यानी राइट टू इक्वलिटी से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 32। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अवध साम्राज्य के बारे में किसने कहा था कि यह एक चेरी है जो एक दिन हमारे मुंह में आ गिरेगी। हु सेड अबाउट द अवध किंगडम दैट इट इज ए चेरी दैट विल वन डे फॉल इनटू आवर माउथ। आपको बताना है कौन कहा था, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड लिटन या लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड कर्जन। तो राइट आंसर हो जाएगा, यह कहा था लॉर्ड डलहौजी ने कि जो अवध साम्राज्य के बारे में यह कहा था कि यह एक चेरी है जो एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगी। तो किसने कहा था, डलहौजी ने। अवध साम्राज्य के बारे में जो है लॉर्ड डलहौजी ने कहा था यह एक चेरी है जो एक दिन हमारे मुंह में आ गिरेगी। डलहौजी जो है ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल था जिसका कार्यकाल 1848 से 1856 और वह जो है अपने लैप्स के सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स और प्रत्यक्ष विलय नीति एनेक्सेशन पॉलिसी के लिए प्रसिद्ध था। हालांकि अवध पर लैप्स के सिद्धांत का सुविधा प्रयोग नहीं हुआ, परंतु 1856 में कुशासन मिस गवर्नमेंट का बहाना बनाकर अवध को अपने साम्राज्य में मिला लिया। अवध के जो अंतिम नवाब थे वो थे वाजिद अली शाह। अब अवध के विलय के बाद यहाँ की जनता में असंतोष फैल गया। 1857 के क्रांति का एक प्रमुख कारण बना। डलहौजी के समय में सती प्रथा का उन्मूलन, रेलवे, डाक सेवा, टेलीग्राम का भी विस्तार हुआ। लॉर्ड माउंटबेटन यह जो है भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। जो लॉर्ड लिटन है ये भारत का वायसराय था 1876 से 1880 तक, जिसने 1876-78 का अकाल झेला और 1877 में दिल्ली दरबार हुआ था इसी के कार्यकाल में आयोजित किया गया था। और जो लॉर्ड कर्जन है यह भारत का वायसराय था 1899 से 1905 के मध्य। इसी के समय जो है 1905 में बंगाल का विभाजन होता है। यह तथ्य कि अगर आप प्लास्टिक की बोतल से पानी पीते हैं और उसे जो है कूड़ेदान में फेंक देते हैं तो आपके पोते पोतियों बूढ़े होने पर भी वह वहीं रहेगा। इसका आपको कारण क्या है बताना है। इट इज़ द फैक्ट दैट इफ़ यू ड्रिंक फ्रॉम ए प्लास्टिक बॉटल एंड थ्रू इट इनटू द थ्राश इट विल स्टिल बी देयर व्हेन योर ग्रैंड चिल्ड्रन ग्रो ओल्ड। व्हाट इज द रीजन, आपको बताना है। फर्स्ट है प्लास्टिक जैव निम्नीकरण होते हैं, प्लास्टिक इज बायोडिग्रेडेबल होते हैं, या प्लास्टिक रेडियोधर्मी होते हैं, प्लास्टिक इज रेडियो एक्टिव, या थर्ड है प्लास्टिक गैर जैव निम्नीकरण होते हैं, प्लास्टिक इज नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होते हैं, या फोर है प्लास्टिक बाहरी धातुएं हैं, या प्लास्टिक इज एक्सटर्नल मेटल हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा जो प्लास्टिक होते हैं एक गैर जैव निम्नीकरण होते हैं, इसलिए ये जल्दी सड़ते उगलते नहीं हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। तो प्लास्टिक एक गैर जैव निम्नीकरण यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ है, यानी यह जो है प्राकृतिक रूप से सूक्ष्म जीवों हैं जैसे कि बैक्टीरिया, फफूंद आदि के द्वारा आसानी से जो है विघटित नहीं होता है। प्लास्टिक को पूरी तरह नष्ट होने में जो है सैकड़ों से हजारों वर्ष तक लग सकते हैं। इसी कारण प्लास्टिक का जो उपयोग है उसका अनुचित निपटान पर्यावरण प्रदूषण का बड़ा कारण बनता जा रहा है। यह मिट्टी, जल और समुद्री पारिस्थितिकी जो तंत्र है उसे भी नुकसान पहुंचाता है। बायोडिग्रेडेबल पदार्थ प्राकृतिक पदार्थ जैसे कि कागज, लकड़ी, कपास, भोजन के अवशेष जो कुछ दिनों में या कुछ महीनों में विघटित हो जाते हैं बायोडिग्रेडेबल मटेरियल कहलाते हैं। और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ हैं यानी मटेरियल हैं जैसे कि प्लास्टिक, कांच, धातु, एल्यूमिनियम के कैन जिनका विघटन जो है बहुत लंबे समय में या बिल्कुल नहीं होता है उन्हें नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल कहते हैं। भारत में जो है 2022 में एकल उपयोग प्लास्टिक सिंगल जो यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया गया है।
कुछ प्लास्टिक पर लगाया गया है, सभी पे नहीं लगाया गया है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, किस कोशिकांग में कोशिकी अवशिष्ट और बाह्य सामग्री को पचाने के लिए एंजाइम होते हैं? विच सेल ऑर्गेनली कंटेन्स एंजाइम टू डाइजेस्ट सेलुलर वेस्ट एंड फॉरेन मटेरियल? केंद्रक यानी न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम या रिक्तिका? तो राइट आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है ये इसका राइट हो जाएगा। जो लाइसोसोम को क्या, तो लाइसोसोम को जो है कोशिका का सफाई कर्मी यानी सुसाइड बैग भी कहा जाता है। ध्यान रखना है आप लोगों को, लाइसोसोम को सुसाइड बैग भी कहा जाता है। इसमें जो है हाइड्रोलिक एंजाइम जैसे कि लाइपेज, प्रोटीएस, न्यूक्लियस आदि जो है पाए जाते हैं, जो कोशिकीय अवशिष्ट, क्षतिग्रस्त ऑर्गन्स और बाहरी जो कणों को पचाने में कार्य करते हैं। यदि लाइसोसोम की झिल्ली फट जाए तो इसके एंजाइम पूरी कोशिका को पचा सकते हैं। इसी कारण इसे जो है सुसाइड बैग भी कहा जाता है। इसकी जो खोज है यह की थी क्रिश्चियन डी डूबे ने 1955 ईस्वी में। इसकी जो संरचना है यह एकल झिल्ली होती है, यानी यह सिंगल मेम्ब्रेन झिल्ली से घिरी हुई थैली है। इसका जो कार्य है कोशिकीय पाचन, रक्षा, फोगोसाइटोस के दौरान ऑटोफैगी, स्वयं के अंगों का पाचन भी कर सकता है। और इसका अब देख लेते हैं केंद्रक। तो केंद्रक जो है आनुवंशिक जानकारी यानी डीएनए का जो डीएनए है इसका भंडारण और नियंत्रण केंद्र है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ऊर्जा उत्पादन, एटीपी जो सिंथेसिस है इसमें, इसे जो है पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। वैक्यूल्स यानी रिक्तिका जो है पदार्थों का भंडारण, जल संतुलन और अवशिष्ट संग्रहण करता है। रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमीशन वर्क अंडर विच मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, या गृह मंत्रालय, या फोर है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय? तो राइट आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय। तो जो रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त का कार्यालय भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन जो है कार्य करता है? तो गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड राइट हो जाएगा। रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त का जो कार्यालय भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। यह जो कार्यालय जनगणना, सेंसस का आयोजन और महत्वपूर्ण जनसांख्यिकी जो आंकड़े हैं उसका संकलन करता है। साथ ही साथ सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS, जन्म और मृत्यु पंजीकरण, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर का भी संचालन करता है। पहली सिंक्रोनाइज्ड जो जनगणना हुई थी भारत की 1881 ईस्वी में हुई थी। स्वतंत्र भारत की जो पहली जनगणना हुई वो 1951 ईस्वी में हुई। और जनगणना जो है प्रत्येक 10 वर्षों में की जाती है। भारत में अब तक जो है कितनी बार जनगणना की जा चुकी है? तो 15 बार, 2011 तक। और 2021 की जो जनगणना है कोविड-19 के कारण जो है स्थगित हुई है। और वित्त मंत्रालय कर, बजट और आर्थिक जो नीतियों से संबंधित कार्य करता है। और जो कार्मिक और लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय है यह कार्मिक प्रबंधन, शिकायत निवारण, पेंशन मामलों का संचालन करता है। जबकि जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है यह वंचित वर्गों के सामाजिक आर्थिक उत्थान से संबंधित कार्य करता है। कैल्शियम की संयुजता 2+ होती है, ऑक्सीजन की 2- होती है। कैल्शियम ऑक्साइड का सरलीकृत जो रासायनिक सूत्र है आपको बताना है कि क्या है। द वैलेंसी ऑफ कैल्शियम इज 2+ एंड O इज 2-। व्हाट इज द सिंप्लीफाइड केमिकल फार्मूला ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड? तो कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला हो जाएगा CaO। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। कैल्शियम की जो संयुजता होती है 2+ और यानी वह जो 2 इलेक्ट्रॉन खोकर स्थिर रह सकता है। जबकि ऑक्सीजन जो है इसकी संयुजता 2- होती है, इसलिए यह 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर स्थित रह सकता है। कैल्शियम 2+ और O2- आयन मिलते हैं तो उनके आवेश एक दूसरे से संतुलित कर देता है। इसीलिए जो है एक कैल्शियम आयन और एक ऑक्सीजन आयन की आवश्यकता होती है। तो इसका जो रासायनिक सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा अंतिम सूत्र CaO। CaO2 जो है यह कैल्शियम पेरोक्साइड है। नेक्स्ट है वे कण जो परमाणु के नाभिक का मुख्य भाग बनते हैं उन्हें एक साथ डैश कहा जाता है, आपको बताना है।
द पार्टिकल ऑफ दैट मेक अप द मेन पार्ट ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियस आर कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूक्लियस, आयन, इलेक्ट्रॉन या समस्थानिक यानी आइसोटॉप्स। तो राइट आंसर हो जाएगा न्यूक्लियन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो न्यूक्लियन वे कण होते हैं जो परमाणु के नाभिक यानी न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। इसमें जो है दो प्रकार के कण शामिल होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट है प्रोटॉन, यह जो प्रोटॉन होता है धनावेशित होता है, और सेकेंड है न्यूट्रॉन। विद्युत रूप से यह जो न्यूट्रॉन है विद्युत रूप से यह जो न्यूट्रॉन है उदासीन होता है यानी न्यूट्रल होता है, न इसमें पॉजिटिव और न ही निगेटिव चार्ज होता है। नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, वे नाभिक के बाहर जो है चक्कर लगाते रहते हैं। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो होता है, ध्यान रखना है आप लोगों को अंतिम, कि न्यूक्लियन कहलाता है। किसी परमाणु में न्यूक्लियनों की कुल संख्या को द्रव्यमान संख्या यानी मास नंबर कहते हैं। परमाणु का लगभग द्रव्यमान जो है नाभिक में ही केंद्रित होता है। आयन किसे कहते हैं? तो वे परमाणु अणु जिनमें जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों से अलग होती है, वे आयन कहलाते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स का है तो आवेशित कण जो नाभिक के बाहर होते हैं। जो समस्थानिक है आइसोटॉप्स, तो एक ही तत्व के परमाणु में एक ही तत्व के वे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? समान होती है, लेकिन जो न्यूट्रॉनों की संख्या है ये अलग अलग होती है, तो उन्हें समस्थानिक कहते हैं। नेक्स्ट है बल का एसआई मात्रक क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ द फोर्स? आपको बताना है कि बल का एसआई मात्रक क्या है। जूल है, न्यूटन है, बोल्ट है या वाट है? तो राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन। न्यूटन जो है फोर्स का एसआई मात्रक है। तो 1 न्यूटन बल वह है जो 1 किलो द्रव्यमान को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करता है। इसका जो फार्मूला होता है F इक्वल टू ma होता है। ध्यान रखना है आप लोगों को। जो बल का मात्रक हो जाएगा वो न्यूटन, द्रव्यमान को केजी में, और जो त्वरण है उसे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। यह इसे m और इसे स्मॉल a से डिनोट किया जाता है। जो जूल का एसआई मात्रक होता है वो होता है ऊर्जा का, और जो बोल्ट है यह विद्युत विभव का एसआई मात्रक है, जबकि वाट जो है यह शक्ति यानी पावर का एसआई मात्रक है। किस खेल के आयोजन में हरियाणा स्टीलर्स ने अपनी पहली खिताब जीत हासिल की है? इन विच स्पोर्ट इवेंट डिड हरियाणा स्टीलर विन देयर फर्स्ट टाइटल? इंडियन प्रीमियर लीग में, प्रो कबड्डी लीग में, या राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में, या खो खो चैंपियनशिप में? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रो कबड्डी लीग में। तो हरियाणा स्टीलर ने प्रो कबड्डी लीग का जो सीजन 11 हुआ था पहली बार खिताब जीता। इस मुकाबले में उन्होंने फाइनल में पटना पायरेट्स को हराया। उनकी फ्रेंचाइजी इतिहास में पहला यह खिताब था। यदि समुद्र तल पर भूकंप आता है और एक विवर्तनीय प्लेट दूसरे के नीचे जो है दब जाती है, तो यह एक प्राकृतिक आपदा का कारण बनेगा, जिसे का कहा जाता है, आपको बताना है। इफ एन earthquake occur at the sea floor and one tectonic plate gets pushed under another, it will cause a natural disaster called what? तूफान यानी स्टॉर्म कहेंगे, साइक्लोन कहेंगे यानी चक्रवात, सुनामी कहेंगे, या बवंडर कहेंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा इसे सुनामी कहते हैं। तो अगर कारण जो है समुद्र में पानी का हिलना है, जैसे कि किन किन कारण से, भूकंप, ज्वालामुखी या भूस्खलन से, तो उसे सुनामी कहेंगे। यदि कारण है भूमि का हिलना, जैसे भूकंप या प्लेट का टकराना, तो उसे भूकंप कहेंगे। अगर कारण है आकाशीय हवा और दबाव और समुद्र में बनकर जमीन पाती है, अगर कारण आकाशीय हवा और दबाव है और जो यह समुद्र से बनकर जमीन पाती है, तो इसे चक्रवात या तूफान कहते हैं। अगर कारण है कि वायुमंडल में घूमती जो तेज हवाएं हैं जो फनल जैसी दिखाई देती हैं, तो उसे बवंडर कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने मानामित्र जो पहल है यह शुरू किया है, जिसका उद्देश्य व्हाट्सएप के माध्यम से शासन की बेहतर करना है? रिसेंटली विच इंडियन स्टेट लॉन्च्ड द मानामित्र इनिशिएटिव एम्ड एट द इम्प्रूविंग गवर्नेंस वाइवा व्हाट्सएप? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात या कर्नाटक? राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने 30 जनवरी 2025 को व्हाट्सएप आधारित जो शासकीय सेवा मानामित्र है,
की जो है शुरुआत की, जिससे जो है नागरिक सीधे जो है व्हाट्सएप पर लगभग 160 से अधिक सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। यह पहल मेटा जो पूर्व में फेसबुक है इसके सहयोग से चलाई जा रही है और इसे देश की पहली व्हाट्सएप पद्धति गवर्नेंस सेवा के रूप में लॉन्च किया गया है। वर्तमान में इस प्लेटफॉर्म में 200 से अधिक सेवाएं उपलब्ध हैं, जिसमें शिक्षा, ऊर्जा, आरटीसी, राजस्व, नगरपालिका, आईटी आदि शामिल हैं। साबुनीकरण सोपिनिफिकेशन प्रक्रिया में वसी अम्लों को उदासीन करने और उन्हें लवण में परिवर्तित करने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? इन द saponification process, which compound is used to neutralize fatty acid and convert them into salts? सोडियम क्लोरेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम क्लोराइड या सोडियम एसीटेट? तो राइट आंसर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर 2। साबुनीकरण जो सोपिनिफिकेशन यह एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें जो है वसी यानी फैटी जो एसिड हैं और जो क्षार यानी एल्कली की अभिक्रिया से साबुन और ग्लिसरॉल बनते हैं। इस प्रक्रिया में प्रायः जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम जो हाइड्रोक्साइड है इसका यूज किया जाता है। NaOH यानी जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वसी अम्लों को उदासीन न्यूट्रलाइज करने के लिए करके उनको लवण यानी फैटी एसिड साल्ट्स बनाता है, जिनमें साबुन कहते हैं। इनका समीकरण वसी तेल जिससे कि ट्राइग्लिसराइड प्लस NaOH साबुन यानी फैटी एसिड आएगा और प्लस ग्लिसरॉल प्राप्त होगा। NaOH से बना जो साबुन होता है यह ठोस होता है, और जबकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि OH से जो बना साबुन होता है यह मुलायम और तरल होता है। साबुनीकरण का उपयोग न केवल साबुन के निर्माण में बल्कि मोमबत्ती हुआ और बायोडीजल के निर्माण में भी किया जाता है। जनवरी 2025 में राष्ट्रीय जांच जो एजेंसी NIA ने क्या उपलब्धि हासिल की? व्हाट अचीवमेंट डिड द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA accomplish इन जनवरी 2025? 100% दोषी सिद्ध दर, नए आतंकी संगठन की खोज या साइबर अपराधों पर नियंत्रण या अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर संयुक्त राष्ट्र के साथ समझौता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 100% दोषी सिद्ध दर, 100% जो कन्वेंशन रेट है इसका। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। जनवरी 2025 में राष्ट्रीय जांच जो एजेंसी NIA ने महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज की। उसने जो है वर्ष 2024 में जिन मामलों का निपटारा किया उनमें जो है 100% दोषी सिद्ध दर हासिल की। इसका मतलब यह है कि जिन अभियुक्तों के खिलाफ NIA ने अदालत में आरोप पत्र दायर किया था उनमें सभी को अदालत ने दोषी करार दिया। यह उपलब्ध आतंकवाद और संगठित अपराध के खिलाफ एजेंसी की जांच पड़ताल, सबूत संग्रह और कानूनी रणनीति की मजबूती को दर्शाता है। NIA की स्थापना 2009 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 के तहत की गई थी। इसका जो मुख्यालय है यह नई दिल्ली में है और जो कार्यालय क्षेत्र है यह जो है जो कार्य क्षेत्र है इसका आतंकवाद, संगठित अपराध, राष्ट्र विरोधी गतिविधियां और साइबर जो आतंकवाद है इससे रिलेटेड। NIA भारत की एक केंद्रीय आतंकवाद निरोधी जांच एजेंसी है जिसके पास पूरे देश में और विदेश में जांच का अधिकार है कुछ मामलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1930 में नासिक के कालाराम मंदिर में मंदिर प्रवेश आंदोलन के नेता आपको बताना है कि कौन थे? हु लेड द टेम्पल एंट्री मूवमेंट ऑफ कालाराम टेम्पल इन नासिक इन 1930 में? स्वामी अच्युतानंद या NG रंगा, महात्मा गांधी या डॉक्टर BR अम्बेडकर? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो 1930 में महाराष्ट्र में नासिक स्थित कालाराम मंदिर में प्रवेश आंदोलन का जो नेतृत्व है डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर ने किया। इस आंदोलन का जो उद्देश्य है दलितों अस्पृश्यों को मंदिर में प्रवेश का अधिकार दिलाना था, क्योंकि उस समय जातिगत भेदभाव के कारण उन्हें जो है मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। इस आंदोलन में हजारों दलित अनुयायी शामिल हुए और मंदिर के द्वार पर शांतिपूर्ण जो है सत्याग्रह किया। हालांकि तत्कालीन जो समय में उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं मिला, लेकिन इस आंदोलन ने भारत में समानता, धार्मिक स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय
के संघर्ष को एक नई दिशा दी। काला राम मंदिर नासिक का प्रसिद्ध जो भगवान राम का मंदिर है, जिसका नाम काले रंग की प्रतिमा के कारण पड़ा। यह आंदोलन भारत के दलित मुक्ति आंदोलन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। 1930 के दशक में अंबेडकर के नेतृत्व में कई मंदिर प्रवेश आंदोलन और जल अधिकार आंदोलन ने सामाजिक सुधार की गति को तेज की। नेक्स्ट है, डिग्री सेल्सियस में तापमान प्राप्त करने के लिए केल्विन में मापे तापमान के संख्यात्मक मान से निम्नलिखित में से कौन सा मान जो है घटाया जाएगा। टू ऑब्टेन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस फ्रॉम केल्विन विच वैल्यू इज सब्सट्रैक्ट फ्रॉम द मेजर्ड केल्विन टेम्परेचर। 313 या 293 या 273। तो राइट आंसर हो जाएगा 273, ऑप्शन नंबर 4। तो तापमान को केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड में बदलने का जो सूत्र है यह टी डिग्री सेंटीग्रेड, और टी एक केल्विन में है, जो टेम्परेचर है एक केल्विन में है, क्योंकि इसमें छोटा नहीं लिखा गया था तो इसलिए बड़ा हो गया है। तो टी सेंटीग्रेड इक्वल टू जो होगा टी केल्विन माइनस 273.15। यदि तापमान जो है 300 केल्विन है तो जो टी यानी टेम्परेचर जो है डिग्री सेंटीग्रेड में होगा वो होगा 300 माइनस 273.15 हो जाएगा 26.85 डिग्री सेंटीग्रेड। फॉर एग्जांपल दिया था, केल्विन पैमाना एसआई इकाई और इसे पूर्ण शून्य एब्सोल्यूट जीरो सीमा मापा जाता है, जहां सभी आणविक गति जो है रुक जाती है। परम या पूर्ण शून्य जो होता है जीरो केल्विन माइनस 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। वैज्ञानिक गणनाओं में केल्विन का ही उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें जो है नकारात्मक मानों में मुक्त होता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा हृदय संबंधी रोग है आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। एक्रोमेगली, ग्वाइटर यानी घेंघा, एंजाइना या मधुमेह डायबिटीज। तो राइट आंसर हो जाएगा एजाइना, ऑप्शन नंबर 3। तो जो एंजाइना पेक्टोरिस है, यह एक हृदय संबंधी रोग है जिसमें हृदय की मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन युक्त रक्त नहीं मिल पाता है। यह आमतौर पर कोरोनरी धमनियों में अवरोध या संकुचन अथेरोस्क्लेरोसिस के कारण होता है। मुख्य लक्षण सीने में दर्द या दबाव जो बाईं बाह, गर्दन या जबड़े तक फैल सकता है, खासकर शारीरिक श्रम या तनाव के समय। नेक्स्ट है एक्रोमेगली। यह जो है हार्मोनल विकार है जो ग्रोथ हार्मोन की अधिकता से होता है। जो ग्वाइटर है यह थायराइड ग्रंथि की सूजन से होता है, जो आयोडीन की कमी से होता है। ध्यान रखना है कि थायराइड ग्रंथि में यदि सूजन हो जाती है तो घोंघा हो जाता है, यह जो होता है आयोडीन की कमी से होता है। जो मधुमेह यानी डायबिटीज है यह चयापचयी रोग इंसुलिन की कमी या प्रतिरोध से होता है। जो एंजाइना है यह दो प्रकार के होते हैं, स्टेबल एंजाइना और अनस्टेबल एंजाइना। यह हार्ट अटैक का चेतावनी संकेत भी हो सकता है। रोकथाम में संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और जो धूम्रपान है इससे बचना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय ASPIRE योजना का प्राथमिक केंद्र बिंदु क्या है आपको बताना है। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ द ASPIRE स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। शहरी विकास यानी अर्बन डेवलपमेंट के लिए प्रौद्योगिकी नवाचार, पर्यावरण संरक्षण या लाइवलीहुड बिजनेस जो इंक्यूबेशन केंद्र की स्थापना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ही, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर, ऑप्शन नंबर 4 ही। SPIRE योजना का जो पूर्ण रूप है यह ए स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन, रूरल इंडस्ट्री एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसका शुभारंभ जो है भारत सरकार के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम जो मंत्रालय है MSME ने 2015 में किया था। मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देना है,
लेवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेशन LBI और टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेशन TBI के केंद्रों की स्थापना करना है। कृषि आधारित और ग्रामीण उद्योगों के लिए नवाचार को प्रोत्साहित करना है। LBI केंद्रों में युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर स्वयं व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रेरित किया जाता है। SPR के तहत वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना स्टार्टअप इंडिया और स्किल इंडिया मिशनों के जो लक्ष्य हैं उससे जुड़ी हुई है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से गलत युग्म रेलवे क्षेत्र और मुख्यालय की पहचान कीजिए। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर रेलवे जोन एंड इट्स हेडक्वार्टर फ्रॉम द फॉलोइंग। उत्तर पश्चिम रेलवे क्षेत्र जयपुर, दक्षिण पश्चिम रेलवे क्षेत्र हुबली, या दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र बिलासपुर, या मध्य रेलवे क्षेत्र कोलकाता। तो ऑप्शन नंबर इसका जो उत्तर पश्चिम रेलवे क्षेत्र है इसका मुख्यालय जो है जयपुर में ना होकर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। जो मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय जो कोलकाता दिया है, कोलकाता नहीं है, यह मुंबई में है। आप लोगों को ध्यान रखना है। तो मध्य रेलवे, सेंट्रल रेलवे का जो मुख्यालय है यह मुंबई CST जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई में है, यहाँ पर है, न कि कोलकाता में। कोलकाता में पूर्वी रेलवे जो ईस्टर्न रेलवे और दक्षिण पूर्वी जो रेलवे है साउदर्न ईस्टर्न रेलवे जो साउथ ईस्टर्न रेलवे है इसका मुख्यालय है। ये ध्यान रखना है आप लोगों को। जो उत्तर पश्चिम रेलवे नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे है इसका मुख्यालय जयपुर में है। दक्षिण पश्चिम रेलवे साउथ वेस्टर्न जो रेलवे है इसका मुख्यालय हुबली में है। और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जो है इसका जो मुख्यालय है बिलासपुर में है। भारत में जो है अभी तक जो भारतीय रेलवे जोन है उनकी संख्या 19 है। सबसे जो पुराना रेलवे जोन है यह है मध्य रेलवे, सेंट्रल रेलवे स्थापित इसकी स्थापना होती है 1951 में। और सबसे नया जो है यहाँ दक्षिण कोस्टल रेलवे, साउथ कोस्ट रेलवे, इसकी स्थापना 2019 में होती है विशाखापत्तनम में। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, इससे मोटिवेशन मिलता है और अच्छी वीडियो को बनाने का मन करता है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।